मॉर्निंग बच्चों। देखिए कल के लेक्चर में जो है हमने लास्ट बार पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो अब हम उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, वह है कूलाम का नियम। देखिए बच्चों, जो बच्चे पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं वो पहली दो वीडियो भी जरूर देख लें। चैप्टर 1 का जो शुरुआत है वो वीडियो नंबर 1 से है, तो आप लोग वो दो वीडियो भी जरूर देख लें। तो आइए पढ़ते हैं कूलाम का नियम। तो बच्चों देखिए, इसके अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। मतलब कि हमने आपको कल बताया था कि जब दो आवेश होंगे, फिर चाहे वो पॉजिटिव हों चाहे वो नेगेटिव हों, तो उनके बीच प्रतिकर्षण या आकर्षण बल लगता है। तो बच्चों ये तो है कि बल लगता है, लेकिन कितना बल लगता है वो बताया गया है कूलाम के नियम में। तो देखिए इसे पढ़ते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 है, यह बल दोनों आवेशों यानी Q1 और Q2, हमने दो आवेश मान रखे हैं Q1 और Q2। बच्चों देखो ये कैसा भी हो सकता है, मतलब दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी हो सकता है। तो यह बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कि F समानुपाती का साइन Q1 Q2, इसको हमने इक्वेशन 1 बना दी। दूसरा है कि यह बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी कि R, मान लिया कि दोनों आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, तो ये जो बल है दोनों आवेशों के बीच की दूरी R के वर्ग यानी कि उसका स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F समानुपाती 1/r²। बच्चों कहने की बात यह है कि जैसे जैसे हम आवेश का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे उनके बीच लगने वाला बल भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे हम उनके बीच की दूरी को कम करेंगे वैसे वैसे वो बल बढ़ेगा। उनके बीच की दूरी को ज्यादा करोगे, दूरी ज्यादा होने से बल भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने इन दोनों समीकरणों को संयुक्त कर दिया। संयुक्त करने पर यह आया F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r², ये आ गया। अब देखो बच्चों, समानुपाती का साइन हटता है तो कोई नियतांक आता है और साथ में बराबर का साइन आ जाता है। तो देखो F बराबर आ जाएगा 1/4πε0 के इन डॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है बच्चों, 1/4πε0 के जो है वो एक नियतांक है। इसमें जो k है वो माध्यम का पैरावैद्युतांक है। आप लोग चाहो तो k लिख भी सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस k को स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि वायु या निर्वात के लिए k = 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर बस 1/4πε0 इतना तो लिखना ही लिखना है। k ऑप्शनल है, लिखना चाहो लिख सकते हो, ना लिखना चाहो मत ना लिखो। तो बच्चों देखो ये जो इक्वेशन आई है F = 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 अपॉन r², ये कूलाम का नियम है। ठीक है, यही कूलाम का नियम है। तो ये समीकरण बिल्कुल वैसी ही है जैसा आपने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा था। ठीक है, ये समीकरण भी कुछ कुछ वैसी है, बस आवेश की जगह वहां द्रव्यमान थे और नियतांक का मान चेंज था। अब बच्चों इसमें हम आते हैं नोट पॉइंट में। देखिए नोट पॉइंट में हमने नंबर 1 लिखवाया है कि नियतांक 1/4πε0, ये जो नियतांक है 1/4πε0, ये इसका जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹। मात्रक होता है इसका न्यूटन × मीटर² पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये नियतांक का मान आप लोगों को याद रखना है। ये कई बार जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, और जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल में बहुत जगह इसकी वैल्यू को पुट किया जाता है। तो आपको इसकी वैल्यू एकदम अच्छे से ध्यान रखनी है मात्रक के साथ। फिर बच्चों इसमें जो एप्सिलॉन नोट है इसको हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं बच्चों। इस निर्वात की वैद्युतशीलता का जो मान होता है वो है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन × मीटर², यानी कि जो 1/4πε0 का मान था, मात्रक था, उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, जो मात्रक उसका था इसका मात्रक ठीक इसका उल्टा है। अब बच्चों एप्सिलॉन की विमा, देखो बच्चों इसकी जो विमा है वो हम ऐसे लिखेंगे, आप लोगों ने 11th क्लास में सीखा है विमा को निकालना। कूलाम की विमा
हमने अभी इसी चैप्टर में बताई है TA, तो कूलाम स्क्वायर है तो TA का स्क्वायर आ जाएगा। अब नीचे न्यूटन है, न्यूटन की विमा होती है mL_T-2, बल की विमा mL_T-2, क्योंकि न्यूटन बल का मात्रक होता है mL_T-2, और ये L2 मीटर स्क्वायर है तो मीटर की विमा L, और ये 2। फिर बच्चों हमने इसे एक साथ लिखा, एक साथ लिखने के बाद हमने इसे ऊपर किया और जो एक जैसी पावर थी उन्हें एक साथ लिख दिया, तो फाइनल हमारा रिजल्ट आया m-1 L-3 T4 A2, बड़े ब्रैकेट में इसको बंद कर दिया। यही है एप्सिलॉन नॉट की विमा, यानी कि निर्वात की वैद्युतशीलता की विमा है ये। फिर बच्चों देखिए नोट पॉइंट में हमने दूसरा पॉइंट लिखा है कि वैद्युत बल एक संरक्षी बल है जो कि व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। बच्चों संरक्षी बल आप जानते हैं कि क्या होता है, जो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करे, बीच के पथ पर ना निर्भर करे, वो बल संरक्षी बल होता है। और भी इसकी कई परिभाषाएं हैं जो जिससे सिद्ध होता है कि ये एक संरक्षी बल है। ठीक है बच्चों, ये बल जो है ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का मतलब यहाँ पर दूरी का वर्ग आ रहा है अपॉन में, तो इसलिए ये जो बल है वैद्युत बल, ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तो बच्चों जो बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है उनमें से एक वैद्युत बल भी है, गुरुत्वाकर्षण बल भी उन्हीं बल में आता है। देखिए बच्चों अगला जो टॉपिक है वो है वैद्युत बल रेखाएं। देखिए बच्चों वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखा वह काल्पनिक वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। बच्चों मतलब कि वैद्युत बल रेखाएं जो है वो वैद्युत क्षेत्र में खींची गई एक काल्पनिक रेखा या कह सकते हैं काल्पनिक वक्र होती है। रेखा हम यहाँ नहीं बोलेंगे, उसे हम वक्र ही बोलेंगे क्योंकि वे रेखाएं थोड़ी टेढ़ी होती हैं, तो वक्र रेखा या वक्र इसे बोलते हैं, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब अगर हम उस काल्पनिक वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दें तो उस क्षण ध्यान से समझिएगा वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो है वो सदिश राशि होती है और उस सदिश राशि की दिशा को कौन दर्शाएगा, उस वैद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो बच्चों आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। देखिए जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में प्रवेश कर रही हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से। फिर बच्चों इसमें आता है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो देखो बच्चों वैद्युत बल रेखाओं के जो गुण हैं वो इस प्रकार है। नंबर 1 है ये रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं तथा खुला वक्र बनाती हैं। तो बच्चों आप लोग देख रहे होंगे डायग्राम में ही, देखिए धनावेश से निकल रही हैं और ऋणावेश में प्रवेश कर रही हैं, तो ये खुला वक्र है, चारों तरफ से बंद नहीं है। मतलब एक रेखा चारों तरफ से बंद नहीं है, केवल दो तरफ से है। मतलब एक तरफ से निकली दूसरी तरफ खत्म हो गई, फिर वो वापस अपनी पहली तरफ नहीं आई है, तो इसका मतलब ये खुला वक्र है, बंद वक्र नहीं है। दूसरा है कि इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी दिशा प्रदर्शित करती है। बच्चों ये पॉइंट हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा है कि ये जो वैद्युत बल रेखा है इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वहां पर परिणामी क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगला है बच्चों ये रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती है, यानी कि जैसे जैसे इनकी लंबाई बढ़ेगी तो ये लंबाई को सिकोड़ने की कोशिश करेंगी। ठीक है, और देखो बच्चों ये जो आप डायग्राम में देख रहे हो प्लस और माइनस, ये लंबाई को अगर ये सिकोड़ेंगी, लंबाई अगर इनके बीच की दूरी कम होती रहे तो यही सिकुड़ना हो गया है ना। तो लंबाई के अनुदिश ये सिकुड़ रही है, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में आकर्षण बल रहेगा, यानी कि विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल होता है। दूसरा है बच्चों ये रेखाएं पार्श्व प्रसार की प्रवृत्ति रखती हैं, यानी कि पार्श्व प्रसार का मतलब ये रेखाएं दूर दूर होने की कोशिश करेंगी। और दूर दूर ये कब होंगी, मतलब ये रेखाएं दूर दूर कब होंगी, जबकि इसमें एक जैसा आवेश होगा, यानी कि माइनस माइनस हो और प्लस प्लस हो, तो ये एक दूसरे से दूर होने की प्रवृत्ति रखेंगी। फिर बच्चों अगला है इसमें कि ये रेखाएं पास पास हों तो प्रबल वैद्युत क्षेत्र बनाती हैं, दूर दूर हों तो दुर्बल वैद्युत क्षेत्र, और यदि बराबर दूरी पर उपस्थित हों तो एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाती हैं। तो बच्चों ये आप लोगों को
समझ में आ ही गया होगा कि अगर ये रेखाएं पास पास हैं, जहां रेखाएं पास पास होंगी वहां प्रबल वैद्युत क्षेत्र, जहां दूर दूर होंगी वहां दुर्बल वैद्युत क्षेत्र, और जहां बराबर दूरी पर उपस्थित हो, बराबर और समांतर स्थित हो, तो वहां एक समान वैद्युत क्षेत्र बनेगा। फिर बच्चों छठा पॉइंट है इसमें, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना कि दो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। क्यों? क्योंकि अगर काटेंगी तो उस बिंदु पर, यानी जिस बिंदु पर ये काट रही हैं, कटान बिंदु जो है, प्रतिच्छेद बिंदु जो है, उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यानी कि वहां उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं। इसका मतलब यह है कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हैं, जो कि असंभव है। ठीक है, ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होगा, दो दिशा में नहीं हो सकता। तो जब दो दिशा में नहीं होगा तो इसका मतलब कि वो कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना, बाकी के जो टॉपिक हैं वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।